बच्चों आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अच्छा बच्चों, एक चीज आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि इस टॉपिक में हम लोगों को दो सिचुएशन को स्टडी करना है। सबसे पहला बच्चों, हम लोगों को यह समझना है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है। सबसे पहले तो ये हम लोग समझेंगे। दूसरा बच्चों की री इश्यू फॉरफिटेड शेयर्स का किस तरीके से, यानी इसके अंदर हम लोगों को दो चीजों को समझना है बच्चों। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का ये रहेगा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, ये किसको कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जब कंपनी टर्मिनेशन कर देती है मेंबरशिप को। अच्छा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। देखिए, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। अच्छा, क्या टर्मिनेट किया गया भाई साहब? तो मेंबरशिप टर्मिनेट किया गया। अब बच्चों क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि क्यों, वाई मेंबरशिप इज टर्मिनेटेड, शेयर होल्डर को मेंबरशिप के कैटेगरी से बाहर क्यों किया गया? ये क्वेश्चन क्रिएट होगा बच्चों, हर कोई जानना चाहेगा ऐसा क्यों हुआ। बच्चों, जब भी कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, यानी वो डिफॉल्टर होता है, ये डिफॉल्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर डिफॉल्ट का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, लॉ कहता है कि अ शेयर होल्डर इज लायबल टू पे ऑल द कॉल्स। बच्चों, जो शेयर होल्डर है वो लायबल है सभी कॉल्स को पे करने के लिए, मेड बाय द कंपनी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब बच्चों, जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में शेयर होल्डर पेमेंट कर दे। और बच्चों, जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट कर बैठता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं, सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं लिया बच्चों, इसका मतलब है उसने डिफॉल्ट किया। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब दिए हुए समय में बच्चों, अगर बच्चों कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करता है दिए हुए समय में, इसका मतलब है कि वो डिफॉल्ट कर रहा है, वो डिफॉल्टर है। अगर बच्चों शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया तो इसका मतलब बच्चों वो डिफॉल्टर है। अगर उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया तो इसका मतलब बच्चों शेयर होल्डर डिफॉल्टर है। आइए अब मुद्दे की बात समझते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस, इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। मतलब बच्चों, कंपनी जो है वो शेयर को कैंसिल कर रही है। इसका मतलब बच्चों कि उस शेयर होल्डर के पास अब वो शेयर्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ड्यू टू नॉन पेमेंट, उसने पेमेंट नहीं किया। अच्छा, कौन सा पेमेंट नहीं किया? ये भी हो सकता है बच्चों कि वो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। ड्यू में तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चों, ड्यू तो अलॉटमेंट भी हो सकता है। बच्चों, ड्यू तो फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, कहता है इट कैन बी डन बाय कंपनी ओनली इफ इट इज अलाउड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बच्चों, कोई भी कंपनी फॉर फीचर यानी शेयर्स को जब्त कर सकती है, शेयर को कैंसिल कर सकती है, वो तभी कर सकती है जब वो अपने आर्टिकल से उसको परमिशन हो। अलाउड बाय इट्स आर्टिकल मतलब बच्चों, कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात को मेंशन कर रखा हो तभी ऐसा होगा। अच्छा बच्चों, आई रिपीट, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? सुनिएगा, मैंने आपको ये कहा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप।
मैंने एक शेयर होल्डर का मेंबरशिप कैंसिल कर दिया। बच्चों कंपनी ने शेयर होल्डर के मेंबरशिप को कैंसिल किया तो सवाल उठा क्यों, वाई सर? बच्चों आपको जवाब मिला, ही इज इन डिफॉल्ट, वो डिफॉल्टर है, वो डिफॉल्ट किया। क्यों सर, ऐसा क्या कर दिया उसने? तो बच्चों उसने पेमेंट नहीं दिया, नॉन पेमेंट। अच्छा सर किसका पेमेंट नहीं दिया? हो सकता है बच्चों उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हो सकता है बच्चों उसने प्रीमियम नहीं पे किया, हो सकता है बच्चों उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। तब बच्चों उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो बीओडी होते हैं बच्चों, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, समझे बच्चों? किस कहा जाता है बच्चों, द डायरेक्टर्स आर यूजुअली एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू फॉरफिट बाय सर्विंग द प्रॉपर नोटिस टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बच्चों, वो जितने भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, डिफॉल्टिंग, उनको एक नोटिस दी जाती है बच्चों, एक प्रॉपर नोटिस दी जाती है कि आप अपना ड्यू अमाउंट क्लियर कीजिए एक सर्टेन अमाउंट डेट तक। और बच्चों जब वो एक सर्टेन डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर देती है, कैंसिल कर देती है, और फिर उनका मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाता है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इफ एनी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी does not pay the amount of call, अगर वो कॉल का पैसा नहीं देते हैं बच्चों, the company may exercise this power to forfeit the shares। कंपनी के पास बच्चों ये पावर है, अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रखा है तो कंपनी फॉरफिट कर देगी। ओके बच्चों, अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि क्या किसी शेयर होल्डर को टाइम नहीं दिया जाता? ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल समय दिया जाता है। लॉ कहता है बच्चों, इन सच फॉरफिचर द कंपनी मस्ट गिव अ क्लियर 14 डेज नोटिस। बच्चों कंपनी लगभग 14 दिन का बच्चों 14 डेज का एक नोटिस देती है। अच्छा वो नोटिस किनको दिया जाता है बच्चों? डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। आई बात समझ में बच्चों? डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है कि आप अपना ड्यू अमाउंट क्लियर कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ आप अपना ड्यू अमाउंट क्लियर कर दीजिए। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल एंड इंटरेस्ट देयरऑन इफ अगर है तो। ओके और बच्चों अगर कोई शेयर होल्डर उस नोटिस के बाद भी बच्चों कोई एक्शन नहीं लेता, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करता है, तो उसके सभी तरह के अधिकारों को क्या कर दिया जाता है बच्चों? सीज कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि उसके मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और बच्चों उसके जो नेम ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। बच्चों जो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है ना, देखिए बच्चों हर कंपनी के पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है बच्चों, इस रजिस्टर से उस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के नाम को हटा दिया जाता है। समझे बच्चों? और इस तरह से आप कह सकते हो इनडायरेक्टली कि उसके सभी अधिकारों को वापस ले लिया गया। आई बात समझ में? लेकिन बच्चों इसका एक इफेक्ट भी होता है। बच्चों जब भी एक कंपनी शेयर का फॉरफीचर करती है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा, तो कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस कर जाता है बच्चों। शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है बच्चों। अभी हम लोग आगे देखेंगे एंट्री में। और एक सबसे रिमार्केबल बात आपको बताना चाहेंगे, इफ शेयर होल्डर does not pay, the company may forfeit the shares by passing an appropriate resolution। बच्चों कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करती है और उसके बाद ऐसे डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाता है बच्चों, सीज कर दिया जाता है, उनकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनके सभी राइट को वापस दे दिया जाता है।
बताइए बच्चों, यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं बताए हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बताइए बच्चों, कोई इश्यू यहां तक, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो सर। नो सर। आनंद, एनी इश्यू? निखिल, विवेक, नो सर। आदित्य? नो सर। ओके, नो सर। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। ओके, चलो बच्चों, जब हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे लिए सबसे एक रिमार्केबल बात ये होता है बच्चों, वो सबसे पहले ये समझना होता है कि जिस शेयर्स को हम लोग फॉरफिट करने जा रहे हैं बच्चों, क्या वो शेयर पार पे इशू हुआ है? बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जब भी हम लोग किसी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इस शेयर को इशू पार पर किया गया है या प्रीमियम पर। तो बच्चों, अगर उस शेयर को आपने पार पर इशू किया है तो आपको यह देखना होगा कि जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, समझिएगा बच्चों, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है इसने कौन से कॉल का पेमेंट नहीं किया बच्चों? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा बच्चों कि उस शेयर होल्डर ने, वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने आपको जो पेमेंट नहीं किया, नॉन पेमेंट किसका? क्या बच्चों ये नॉन पेमेंट उसने अलॉटमेंट का नहीं किया? पहले ये समझना होगा आपको। तो बिना क्वेश्चन पढ़े बच्चों ये तो आपको क्लियर नहीं हो सकता, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉन पेमेंट अलॉटमेंट का है क्या? शेयर अलॉटमेंट। बच्चों ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनिएगा। बच्चों आपको यह समझना होगा कि क्या उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया? बच्चों आपको यह समझना होगा कि क्या उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया? बच्चों आपको यह समझना होगा कि क्या उस शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया? आपको इतनी बातें समझनी पड़ेगी। बच्चों हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा बच्चों, जब भी हम लोग किसी शेयर का फॉरफीचर करते हैं, शेयर फॉरफिट करते हैं, तो पहले यह समझना होता है कि जिस शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है वो क्या पार पे इशू हुआ है? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा बच्चों कि क्या वो शेयर पार पे इशू हुआ है। अगर पार पे इशू हुआ तो जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसने कौन सा पेमेंट नहीं किया बच्चों? क्या अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, या बच्चों उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, या बच्चों उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, या बच्चों उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया? पहले आप ये समझ लीजिए। और दूसरा एक रिमार्केबल बात बच्चों कि कंपनी ने कहां तक कॉल किया था। समझे बच्चों, मतलब कंपनी ने उनसे कॉल्ड कहां तक किया। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दे रहा है, तो बच्चों जब वो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं पे करेगा तो हम उससे फर्स्ट कॉल थोड़ी कॉल करेंगे, हम तो पहले उससे अलॉटमेंट ही क्लियर करने बोलेंगे ना। एक बात मानो बच्चों कि अगर एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने उससे फर्स्ट कॉल तक का ही पेमेंट किया है। तो ये जानना होता है बच्चों, आपको सबसे पहले ये पता करना होगा, ये जानना होगा कि कंपनी ने कॉल्ड अप कहां तक किया है। कॉल्ड अप वैल्यू, समझे बच्चों, कॉल्ड अप वैल्यू कहां तक है, कॉल कहां तक किया गया। ओके, अब आइएगा बच्चों, अब यहां से थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। बच्चों मैंने आपको जस्ट कहा कि शेयर कैपिटल बच्चों किसी भी कंपनी के लिए, ये जो शेयर कैपिटल होता है बच्चों,
शेयर कैपिटल होता है ये हमेशा बच्चों क्रेडिट बैलेंस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बच्चों कंपनी इसको लायबिलिटी ट्रीट करती है ना, तो क्रेडिट बैलेंस होता है। और बच्चों मैंने आपको एक चीज और बताया कि जब भी कोई कंपनी किसी शेयर को फॉरफिट करती है या फॉरफीचर करती है, समझे बच्चों, फॉरफीचर करती है तो शेयर कैपिटल हमेशा रिड्यूस होता है। बच्चों आप ही एक बात बताओ, कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, और बच्चों जब तुम इसको कैंसिल करोगे, इसको रिड्यूस करोगे, तो ये हमेशा क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। बच्चों आप एग्री हो इस बात से? आप एग्री हो बच्चों? बच्चों am I audible? Yes, sir. ओके ओके वेरी गुड, चलो आप सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, आइए हम आपको जर्नल एंट्री बताते हैं। जब बच्चों हम लोग जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल को बच्चों डेबिट कर देते हैं, क्योंकि फॉरफीचर के केस में बच्चों हमारा कैपिटल हमेशा रिड्यूस होता है, तो वो डेबिट से क्रेडिट हो जाए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन बच्चों सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू तक, मतलब आपने जितना पैसा कॉल किया है वहीं तक। हम एक एग्जांपल लेकर अभी आपको बताएंगे बच्चों कॉल्ड अप का कहने का हमारा सेंस क्या है। और बच्चों हमें यह देखना होगा कि कौन सा कॉल का पैसा बाकी है, यानी अनपेड कॉल। अनपेड कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बच्चों। अब बच्चों ये अनपेड कॉल में फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है बच्चों, अलॉटमेंट भी हो सकता है। ओके, और बच्चों जो पैसे बच जाएंगे, जो वो पे कर चुका होगा, जो सरप्लस अमाउंट होगा, वो हम ट्रांसफर कर देंगे बच्चों शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, आइए बच्चों हम एक एग्जांपल आपको लेकर बताते हैं ताकि ये चीजें आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। बच्चों कंपनी ने एक शेयर इश्यू किया, ठीक है, सुनिएगा बच्चों, कंपनी ने 100 शेयर्स इश्यू किया। इश्यू 100 shares, okay, at rupees 10 each। हर शेयर का प्राइस कितना है बच्चों? 10 रुपीज है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए बच्चों, मैंने मान लिया, एक मिनट, हाँ बच्चों, मान लिया मैंने कि 2 रुपीज एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन हम बगल में लिख देते हैं बच्चों, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, और बच्चों सेकंड कॉल पे भी 2, और फाइनल कॉल पे भी 2। बच्चों टोटल 10 रुपीज हो गया, ठीक है। सुनिएगा बच्चों, एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। बच्चों आप सोचो, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा ना बच्चों, सर इसका मतलब उसने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया है। बिल्कुल, उसने सर अलॉटमेंट का 2 रुपीज नहीं पे किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या उसने फर्स्ट कॉल का पे कर दिया है? बच्चों जब उसने अलॉटमेंट का पेमेंट किया ही नहीं, तो हम फर्स्ट कॉल कैसे उससे मांग सकते हैं? कंपनी उससे फर्स्ट कॉल कैसे मांग सकती है? नहीं मांगेगी ना, पहले अलॉटमेंट क्लियर करना है ना उससे। अब देखो बच्चों, इसका मतलब कि इस केस में
कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया बच्चों? कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया? ₹4 ₹4 हो गया ना बच्चों कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड अप का मतलब होता है बच्चों कि कंपनी ने कहां तक पैसे मांगे, कहां तक कंपनी ने कॉल किया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए इन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे ₹2 पे करना था, ये ड्यू है बच्चों। अब आप एक बात बताओ, तो यहां पर कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया बच्चों? ₹6। कंपनी ने ₹6 तक कॉल किया। तो कॉल्ड अप का मतलब होता है बच्चों कि कंपनी ने कॉल कहां तक किया। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, जब कंपनी शेयर फॉरफिट कर लेती है तो सर ये तो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट हो गया। आप ऐसा सोच रहे होंगे बच्चों, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जब कोई कंपनी कोई शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है बच्चों, तो जो दिए हुए पैसे होते हैं, मान लो एग्जांपल बच्चों इस केस में कि एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया और अलॉटमेंट का पेमेंट ड्यू है, तो बच्चों उसके दिए हुए एप्लीकेशन के पैसे तो बर्बाद हो गए ना, और कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। कंपनी उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देगी? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। अब बच्चों चूंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। समझे बच्चों? कंपनी इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देगी? कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री हो जाएगा बच्चों शेयर फॉरफिचर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाँ, लेकिन बच्चों ये चीज चेंज हो जाता है जब रीइश्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग इस केस को लेके चल रहे हैं कि मान लो कि हमने शेयर्स का अभी रीइश्यू नहीं किया है। चलिए बताइए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए। चलिए बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स पर। देखिए बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिएगा। एक क्वेश्चन है बच्चों, पी लिमिटेड अलॉटेड, एक कंपनी है बच्चों पी लिमिटेड, जिन्होंने शेयर अलॉट किया। अच्छा, कितना शेयर्स अलॉट किया है बच्चों? तो इन्होंने 1000 शेयर्स अलॉट किया, ₹10 ईच। अच्छा, किसको बच्चों? तो एक शेयर होल्डर है जिनका नाम है रंजन। देखिए बच्चों, रंजन ने ₹3 ऑन एप्लीकेशन का पेमेंट दे दिया, ₹4 ऑन अलॉटमेंट भी दे दिया, 4 3 7 हो गया बच्चों। बट फेल टू पे ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन बच्चों रंजन ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया। तो बच्चों कंपनी ये डिसीजन लेती है कि रंजन के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाए। आइए बच्चों, हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें यह जानना होगा कि कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया। अच्छा बच्चों, आप एक ऑब्जर्व करो, कंपनी ने ₹3 एप्लीकेशन पे मांगा होगा, तब रंजन ने पे किया। अलॉटमेंट पे ₹4 मांगा होगा, तब रंजन ने पे किया। लेकिन रंजन ने ₹3 फर्स्ट कॉल का नहीं पे किया। इसका मतलब बच्चों कंपनी ने टोटल ₹10 तो कॉल्ड कर लिया ना, यानी ये कॉल्ड अप वैल्यू हो गया। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना बच्चों, कितना से डेबिट करना होगा? कॉल्ड अप वैल्यू से। तो इसका मतलब बच्चों टोटल हमारा वैल्यू हो जाएगा 1000 इंटू ₹10।
10,000 हो जाएगा बच्चों। अच्छा ये कैसे आया जरा समझिएगा। ये आया बच्चों 1000 शेयर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 पर शेयर के अकॉर्डिंगली, 10 पर शेयर के अकॉर्डिंगली, तो ये कितना आ जाता है हमारा 10,000। इसका मतलब बच्चों ये हमारा कॉल्डर वैल्यू है। ये हम आपके समझने के लिए लिख रहे हैं बच्चों, आप एंट्री में इसको लिख मत देना, ये आपके समझने के लिए। ओके, अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि इस रंजन ने कितना फर्स्ट कॉल का पेमेंट ड्यू रखा है। कैंसिल कर देते हैं। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बच्चों 1000 शेयर्स इंटू ₹3 कितना हो जाएगा बच्चों 3000 होगा ना बच्चों। रंजन के पास 1000 शेयर्स था ना बच्चों, रंजन ने 1000 शेयर्स पे ₹3 फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो 3000 हुआ कि नहीं हुआ। बाकी बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना हो गया बच्चों 7,000 रुपीज। अच्छा आपको एक बात पता है बच्चों, फॉरफीचर का मतलब ये होता है कि उसने जितना पैसा दे दिया वो फॉरफिट हुआ। बच्चों आप ही सोचो, रंजन के पास 1000 शेयर्स था, रंजन ने कौन कौन सा पेमेंट कर दिया था बच्चों, रंजन ने ₹3 एप्लीकेशन पर दे दिया और ₹4 अलॉटमेंट पर दे दिया, तो बच्चों रंजन ने टोटल ₹7 दे रखा था, इसलिए बच्चों ये 7,000 आया। पता है बच्चों बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर समझ लेते हैं कि 10,000 में से 3,000 तो डेबिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो गया, तो बैलेंस जो है ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन रियल लॉजिक यही होता है बच्चों कि जितना आप पेमेंट कर चुके होते हो वो जब्त हो रहा होता है, वो फॉरफिट हो रहा होता है। अच्छा अब एक और सिचुएशन बच्चों, मान लो रंजन के शेयर री इशू नहीं किए जाते। अगर बच्चों ये री इशू नहीं किए जाते तो ये फॉरफीचर ट्रांसफर हो जाता कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री हो जाता बच्चों शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व 7,000। बताइए बच्चों क्या ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर अगर रीइश्यू हो जाता तब, तो बच्चों उसका सिचुएशन बदल जाता है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। वेट चलते हैं उस पर भी आएंगे। बताइए बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, एनी इश्यू। नहीं सर। नो सर। ओके आदित्य आपको कोई इश्यू है, निखिल, विवेक? नो सर। ओके नो सर। ओके बच्चों हम लोगों ने अभी तक सिचुएशन पढ़ा कि जब एक शेयर पार पर इश्यू होता है तो वो किस तरीके से फॉरफिट होता है। ओके बच्चों एकदम ध्यान से सुनिएगा, नॉलेज के लिए पेशेंस तो होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने क्या सीखा बच्चों कि एक शेयर पार पे इश्यू हुआ, तो शेयर होल्डर जो हम लोग का एग्जांपल है बच्चों रंजन, हम लोगों ने जो क्वेश्चन को डिस्कस किया तो रंजन ने बच्चों कौन कौन सा पेमेंट नहीं दिया, हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये तो हम लोग समझ गए बच्चों कि एक शेयर जब फॉरफिट होता है तो एंट्री किस तरीके से होगी। अब हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि जब वो फॉरफिटेड शेयर री इश्यू किए जाते हैं, वापस री इश्यू किए जाते हैं बच्चों, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस शेयर को वापस मार्केट में री इश्यू करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। बच्चों
सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सर री इश्यू का मतलब क्या है, सर री इश्यू कहते किसको है। देखिए बच्चों, सिंपली कहता है बच्चों, इट इज द सेलिंग ऑफ शेयर्स दैट वर कैंसल्ड। बच्चों वो शेयर, जिस शेयर्स पे हम लोगों ने मेंबरशिप का टर्मिनेशन किया, वो शेयर जिसको शेयर होल्डर ने जिस शेयर्स पे पेमेंट नहीं किया, उसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, तो कैंसिलेशन बाय द कंपनी। कंपनी क्या कर रही है बच्चों, कैंसिल कर रही है इन द इवेंट ऑफ फॉरफीचर। आगे कहता है बच्चों, सच फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इश्यूड बाय द कंपनी। बच्चों रूल कहता है कि उस शेयर्स को, जो फॉरफिटेड शेयर है, कंपनी वापस से री इश्यू कर सकती है, मार्केट में दोबारा री इश्यू कर सकती है, और वो री इश्यू पार पर भी हो सकता है बच्चों, प्रीमियम पर भी हो सकता है, और डिस्काउंट पर भी हो सकता है। आई बात समझ में बच्चों? सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि री इश्यू का मतलब क्या है। एक बात हम आपको बता दें बच्चों, अगर उस कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात को मेंशन करके रखा है, तो वो री इश्यू कर सकती है। लॉ कहता है बच्चों, अ कंपनी इज एम्पावर्ड टू री इश्यू इट्स फॉरफिटेड शेयर्स। बच्चों आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, अ कंपनी इज एम्पावर्ड टू री इश्यू इट्स फॉरफिटेड शेयर्स if it is authorized by article। अगर बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से वो ऑथराइज्ड है, तो वो शेयर्स को री इश्यू कर सकती है। ओके, बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे मतलब हाँ, शेयर का इशू, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, तो कि इसको भी कर सकते हैं क्या, मतलब डिस्काउंट को भी कर देखिए सकते हैं? डिस्काउंट में हम इशू नहीं कर सकते हैं, डिस्काउंट में इशू करना वॉइड है, आई एग्री, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है जहां शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। जब यस सर, कंपनी जैसे कि अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है तो उस समय ऐसा करती है। स्वीट इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा करती है। हम बात करेंगे आपसे उस पर भी, पेशेंस रखिए, सभी चीजों पे बात होगा। ओके चलिए, तो देखिए हम आपको बता क्या रहे थे बच्चों, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी एवरी कंपनी इज empowered to reissue shares, but there are certain conditions. If it is authorized by its AOA, Article of Association। और बच्चों एक रिमार्केबल बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो जिस कंडीशन में सुटेबल चाहते हैं, जो उन्हें सुटेबल लगता है, वो उस कंडीशन में उसका री इश्यू कर सकते हैं। ओके, आइए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि री इश्यू हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो री इश्यू हम सबसे पहले आपको पार पर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद कोई भी मेथड बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको इश्यू भी बताया पार पे, सॉरी फॉरफिचर भी बताया जो पार पे इश्यू हुआ है, तो री इश्यू भी हम पार पे ही पहले बताएंगे। ओके, देखिए बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन अभी डिस्कशन किए थे बच्चों रंजन पी लिमिटेड में, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों जब कोई फॉरफिटेड शेयर री इश्यू होगा, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि री इश्यू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, और डिस्काउंट भी हो सकता है। तो बच्चों अगर पार पे री इश्यू होगा, तो सबसे पहले तो कंपनी जब री इश्यू करेगी तो वो जर्नल एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बच्चों, तो ये अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड का मतलब क्या है? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड का मतलब हुआ बच्चों कि कंपनी ने टोटल कितना शेयर इशू किया। जैसे मान लो बच्चों, रंजन को हम लोगों ने 1000 शेयर्स दिया था, कंपनी अगर वापस बच्चों 1000 शेयर इशू कर देती ₹10 के अकॉर्डिंगली, तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आ जाता? 10,000। यही कहला रहा है बच्चों अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। अच्छा बच्चों मान लो अगर कंपनी सिर्फ 500 शेयर्स को ही री इश्यू करती,
₹10 के अकॉर्डिंगली, चूंकि मैंने पार कहा है तो फेस वैल्यू पे ही इशू करेंगे 10 के अकॉर्डिंगली। तो बच्चों कितना पैसा आता? सिर्फ 5000। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड का कि कंपनी कितना शेयर री इश्यू कर रही है और एक शेयर का प्राइस कितना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल का मतलब बच्चों कि पेड अप वैल्यू। जैसे बच्चों शेयर का पेड अप वैल्यू क्या था हमारा पिछला, वो हम चेक कर लेंगे। और जो पैसा बच जाएगा बच्चों, शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, सुनिएगा। कंपनी ने री इश्यू कर दिया, री इश्यू 1000 शेयर्स एट ₹10 ईच। आते हैं बच्चों अब जर्नल एंट्री पर। तो बच्चों उस अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो भाई तो कितना वैल्यू लिखेंगे? आइए पहले इसको रब कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितना अमाउंट एक्चुअली रिसीव किया हम लोगों ने? 1000 शेयर्स इंटू ₹10। कितना हो गया बच्चों? 10,000। अच्छा बच्चों शेयर का पेड अप वैल्यू क्या था? ₹10 था। तो शेयर कैपिटल में भी कितना ट्रांसफर हो गया? 10,000। अब बच्चों जो शेयर फॉरफीचर पे हमारा पैसा बचा था कितना? 7,000 वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगा बच्चों शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर हम री इश्यू करते बच्चों तो जिस एंट्री को मैंने पहले किया है यहां, वो एंट्री अब होगा बच्चों। लेकिन पहले वाले एग्जांपल में बच्चों मैंने री इश्यू नहीं बताया था ना आपको, इसलिए मैंने एंट्री कर दिया। बोलिए बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। अच्छा बच्चों एक बात फिर से रिकॉल कर रहे हैं, आप क्वेश्चन के टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। सबसे पहले तो बच्चों आपने शुरू कहां से किया कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उस शेयर का फॉरफीचर पढ़े जो पार पे इश्यू हुआ है। अच्छा बच्चों उसका फॉरफीचर आपने पढ़ा, अब फिर री इश्यू पढ़ा। अच्छा बच्चों री इश्यू में भी 3 कंडीशन है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही कंडीशन पढ़ा। प्रीमियम पर भी री इश्यू होता है बच्चों और डिस्काउंट पर भी री इश्यू होता है, मतलब कम प्राइस में हम री इश्यू करते हैं, ये कंडीशन अभी बाकी है। और बच्चों इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, ये भी बाकी है। तो एक ही टॉपिक में हम लोग कवर नहीं करेंगे, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों को, तो हम लोग फिर उसको नेक्स्ट दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ और ये भी आप समझ पा रहे हो कि अभी और क्या क्या बचा हुआ है। अभी आपको ये भी समझना है बच्चों कि वैसे शेयर्स जो प्रीमियम पर इश्यू हुए हैं, समझे बच्चों, और जब ये शेयर फॉरफिट होंगे, मतलब जब इसके शेयर डिफॉल्टर होंगे, समझे बच्चों, जब इसके शेयर होल्डर डिफॉल्टिंग होंगे तब एंट्री क्या होगा, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर प्रीमियम पर भी देखना है बच्चों कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया या प्रीमियम का ड्यू है, फिर उसमें भी री इश्यू है बच्चों। इस तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है फॉरफीचर में, समझे। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा बच्चों। ओके यस सर। चलिए बच्चों, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। थैंक